हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम रोहिणी नंदन है और मैं प्रेजेंट टाइम पे एमबीबीएस कर रहा हूँ पीजीआई आजमगढ़ से। इनऑर्गेनिक शुरू किया हूँ वीडियो, जिसमें मैंने केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया है। ठीक, देखो केमिकल बॉन्डिंग हो चुका है हमारा और पीरियोडिक टेबल। ठीक, और ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स के 2 वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक, और फिर इधर इनऑर्गेनिक में मैं शुरू करने वाला हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री काफ़ी लोग बोले थे भैया बनाओ जल्दी वीडियो बनाओ, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेते आया हूँ। ठीक, इसके बाद पी ब्लॉक पढ़ा करके खत्म हो जाएगा हमारा इनऑर्गेनिक। फिर शुरू करूँगा ऑर्गेनिक आईपीएससी से शुरू करूँगा और पूरा जीओसी पूरा खत्म करके अपना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो भी खत्म हो जाएगा। 20 अप्रैल तक मैं सोचा हूँ कि पूरा पढ़ा के खत्म कर दूँगा। ठीक है, सिर्फ मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ही पढ़ाऊँगा इस चैनल पे। ठीक, क्योंकि मेरा एक बैचमेट ही है, वो खुद फिजिकल पढ़ाया है, तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि फिजिकल में पढ़ाऊँ। और मैं बस उतना ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना तुम्हारे पेपर में आ सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है और अब इतना टाइम भी नहीं रहेगा कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ो। ठीक है, वो जब शुरू में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तब हमारे पास टाइम होता है। अब जो 40-45 दिन बचे हैं, इसमें हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है जो पेपर में आज आ सकते हैं, जो हमें लग रहा हो कि ये चीज़ें हम भूल चुके हैं। ठीक है, उससे सिर्फ पढ़ना है। अब ज़्यादा गहराई में घुस के नहीं पढ़ने टाइम है हमारे पास। तो चलो शुरू करते हैं। बोला है कि एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक, ऐसे एनसीईआरटी में भी लिखा है एडिशन कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं? 2 or more सिंपल साल्ट्स कंबाइनिंग विथ फिक्स्ड प्रपोर्शन। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक साल्ट एक फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइन करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन कंपाउंड। अब एडिशन कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, एक डबल साल्ट होता है और दूसरा क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हमको पढ़ने हैं। यही हमको पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, तो देखो डिफरेंस क्या रहेगा, करें कि जो डबल साल्ट्स होते हैं, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस क्या है? डबल साल्ट्स होते हैं ये डिसोसिएट कर जाते हैं इनटू सिंपल आयंस कंप्लीटली विथ डिजॉल्व इन वाटर। जब सिंपल साल्ट्स को, ये जो हमारे डबल साल्ट्स हैं, जब इनको हम लोग पानी में डालते हैं ना, तो ये सिंपल आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीटली। जबकि जो हमारे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जो हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हैं या कॉम्प्लेक्स जो साल्ट्स हैं, ये कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स आयन सच एज ये फेरस साइनाइड, कॉपर फेरस साइनाइड, ये डज नॉट डिसोसिएट इनटू Fe+ एंड Cn-। और ये ऐसे आयंस में टूटते नहीं हैं। जब ये आयन में टूटेंगे नहीं तो जो ये Fe और Cn, ये दोनों आपस में एक Fe और Cn में टूटता नहीं है। ठीक, तो आयन में जब टूटेगा नहीं तो यही डिफरेंस है इन दोनों में कि ये वाले जो होते हैं ये आयन में टूट जाते हैं और ये वाले आयन में नहीं टूटते हैं। तो सोचो कौन इलेक्ट्रिसिटी का जिसमें फ्लो ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा आयंस टूटेंगे। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के थोड़े अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों को। मेजर जो मेरा चैप्टर होगा जिसमें हम लोग पढ़ने आ रहे हैं वो हमारा क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बोल रहा है कि देखो डबल साल्ट क्या होते हैं? लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वा सोल्यूशन। जब इनको पानी में डाला जाता है तो ये आयन में टूट जाते हैं, तो अपनी जो आइडेंटिटी होती है उसको लॉस कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल याद कर लेना, नाम और फार्मूला सेम। कार्नेलाइट का फार्मूला होता है KCl MgCl2 × 6H2O। और पोटासियम क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 × 24H2O होता है। ठीक है, तो इन नेम याद कर लेना। ऐसे होता है मोहर सॉल्ट, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मोहर सॉल्ट का फार्मूला होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2O। तो बोल रहा है यहाँ पे एक लाइन है कि जितने भी एलम्स हैं वो क्या होते हैं? डबल साल्ट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो बोल रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, रिटेन देयर आइडेंटिटी। ये अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, ये आयन में डिसोसिएट नहीं होते हैं। सिर्फ यहाँ पे देखो ये आयन टूटेगा और पूरा ये कॉम्प्लेक्स बचा रहेगा, इसलिए इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं, देखो लिखा है कि बोथ डबल सॉल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, ये और ये दोनों आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more स्टेबल कंपाउंड्स। जब 2 या 2 से अधिक स्टेबल कंपाउंड मिलते हैं तभी बनते हैं एक फिक्स स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो में। एक स्टाइक्योमेट्री होती है उसमें, देखो लिखा है, इसलिए बोला था यहाँ पे फिक्स प्रपोर्शन में। हाउएवर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये मान लो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये इतना पूरा, ठीक है, उसमें ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कई चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसके कई पार्ट्स होते हैं, उसी को हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हमको पढ़ना है। जैसे लिगेंड्स है, देखो लिखा कि चार्ज एंड कोऑर्डिनेशन स्पेयर, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं,
तो कौन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लिगेंड को, कौन कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है, कौन सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये सब चीज़ें हमको जानना है। तो इसी को बोल रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखो जैसे यही हमारा एक क्या होगा, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, इसमें क्या क्या है, यहाँ पे पोटेशियम क्या है, यहाँ आयरन क्या है, साइनाइड क्या है, 6 क्या है, ये जो ब्रैकेट है ये क्या है, उसके बाहर की चीज़ें क्या है, यही सब चीज़ें जाननी है। तो देखो शुरू करते हैं यहाँ से। जो ये ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ब्रैकेट को क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक, ये जो यम देख रहे हो यम, इसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। याद कर लेना, यम को क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन बोलते हैं। और इस सेंट्रल मेटल एटम की जो डिफेक्टिव होती है बहुत हाई होती है, हाई डिफेक्टिव होती है, और ये वैकेंट ऑर्बिटल को ऑफर करते हैं। सोचो इनके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या हो जाएंगे, लुईस एसिड हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो लुईस एसिड होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो लुईस बेस होता है। और हमारे लिगेंड जो होते हैं, यल फॉर क्या होता है, लिगेंड। यल क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। ये क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर होते हैं। लिगेंड्स हमारे क्या होंगे, लोन पेयर डोनर। ठीक है, इन्हें बोलते हैं लुईस बेस। ऐसे देखो बहुत ही सिंपल आ जाएगा। ठीक है, बताना रहता है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनने इस टाइम। ठीक है, बहुत ज़्यादा गहराई में पढ़ने की जरूरत नहीं है इस टाइम, मैं बहुत देर से ये बात बोल रहा हूँ, बहुत दिन से बोल रहा हूँ। ठीक, और फिर देखो इसके जो ऊपर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके ऊपर जो चार्ज होते हैं उसे बोलते हैं चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, और जो लिगेंड के नीचे यहाँ पे एक्स लिखा होता है उसे बोलता है नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने लिगेंड के नंबर हैं। ठीक है, अब देखो किसी का हमको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है इसी का हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं। तो कैसे बताएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम। या तो बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बांध के, या कितने इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट किया है सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, वो होता है। बोला कि द पार्ट अदर देन, देखो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के मतलब आजू बाजू में जो पार्ट बच रहे हैं उसे बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर, या काउंटर आयन, या फ्री आयन, या होते हैं सिंपल आयन। ये कई नाम है। जो यहाँ पे देखो जैसे पोटेशियम है ना, यहाँ पे देखो ये जो पोटेशियम है हमारा, इसे बोलते हैं काउंटर आयन, फ्री आयन। ठीक है, सिंपल आयन इसी को बोलते थे। कह रहे हैं कि जो चार्ज होता है ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है उसके बारे में हम लोग देखें। ये जो चार्ज है ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक, तो कह रहा है ये जो होता है उसको बताना है। तो कह रहा है कि ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लिगेंड्स, जो लिगेंड है हमारा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, दोनों को ऐड कर दो, वो जो चार्ज के बराबर आएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बता दूं यहाँ पे। अब देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आ रहा है -4, ये कैसे आ रहा है, ठीक, ये दो जगह से आ रहा है। एक तो इसका जो चार्ज है, अगर मान लो ये हमारा आयनिक बॉन्ड यहाँ पे जो बना हुआ है इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे 4K प्लस बन जाएगा, इसको ऐसे लिख दूंगा 4K प्लस, और ये 4 यहाँ पे आ गया है माइनस के रूप में। एक तो ये हो गया, या सिर्फ इतना होता, मान लो ये नहीं दिया होता, ये नहीं दिया होता तो हमको दिखता है कि इसके ऊपर -4। कैसे, क्योंकि इसका देखो टोटल चार्ज कितना है, +2 आएगा, और इसका टोटल चार्ज -6। नेट चार्ज देखो इसका भी -4 आ गया, तो दोनों के चार्ज जो बराबर होते हैं। वही कह रहा कि जो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लिगेंड, हमारा ये लिगेंड है, ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ठीक है, या उसके ऊपर चार्ज कितना है, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, दोनों को ऐड कर दो, जो आएगा वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक, अब हम लोग लिगेंड के बारे में पढ़ना है। हमारा टॉपिक आ गया लिगेंड। लिगेंड कई बार सुन लिए हैं, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, तो अभी हम लोग पढ़े थे लिगेंड क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर होते हैं। लिगेंड्स और लोन पेयर डोनर, ठीक है, और इन्हें हम बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे बोलते हैं लुईस बेस। आगे बढ़ते हैं, देखो लिखा है केमिकल स्पीसीज व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, उसे बोलते हैं लुईस बेस। याद कर लेना, लोन पेयर का लिगेंड क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। अब कह रहा है अगर हम लोग लिगेंड को क्लासीफाई करते हैं, लिगेंड को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, मीन्स वो कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी लिगेंड को क्लासीफाई किया है, तो लिगेंड मोनोडेंटेड होते हैं, बाईडेंटेड होते हैं, ट्राइडेंटेड होते हैं, टेट्राडेंटेड होते हैं, पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड, ये सब पढ़ने हैं। मोनोडेंटेड के बाद बाकी को बोल देते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, अब देखो जो मोनोडेंटेड लिगेंड भी है, अब वो 3 टाइप होगा, या तो न्यूट्रल होगा,
या तो उसके ऊपर चार्ज होगा। अब चार्ज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं कि मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मोनोडेंटेड लिगेंड मीन्स उसकी डेंसिटी कितनी है, 1 है। मीन्स एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, देखो बोल रहा है कि अब मोनोडेंटेड लिगेंड 3 टाइप के, एक निगेटिवली चार्ज लिगेंड होंगे, एक न्यूट्रल लिगेंड होंगे, और कुछ होंगे जिसके ऊपर क्या लगा हो, पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक, अब लिगेंड का नेम याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है यहाँ पे। पहले तो ये याद करना पड़ेगा कि कौन सा लिगेंड मोनोडेंटेड है, कौन बाइडेंटेड है, कौन ट्राइडेंटेड है। ठीक है, ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ें, लिगेंड जो है कैसा है, उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है। अगर देखो लिगेंड के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो उसका जब नेमिंग करते हैं तो उसके लास्ट में क्या डालते हैं, ओ। और यदि पॉजिटिव चार्ज है तो IUM लगाते हैं। एग्जाम्पल फॉर देखो बोला है कि F माइनस है, F माइनस को बोलते हैं फ्लोराइडो या फ्लोरो, फ्लोराइडो बोलो या फ्लोरो बोल दो। ठीक है, ऐसे आई का आइडाइडो या आइडो बोल दो। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता देता हूँ, उसका नाम याद कर लेना। और वैसे तो तुमको पूरा ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं याद किया तो याद कर लेना, क्योंकि कोई भी लिगेंड आ जाएगा तो पूछ लेता है। ठीक है, पहले तो अभी आ चुका है कि पूछ रहा था कि कौन सा मोनोडेंटेड है, कौन सा पॉलीडेंटेड है। अभी जल्द पेपर में आया था EDTA के बारे में कि बताओ कि इसमें कौन सा डेंसिटी कितनी है इसकी। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं डायरेक्ट, तो तुमको याद ही होना पड़ेगा। ठीक, तो देखो ये सब याद कर लेना, फ्लोरो, आइडो, क्लोरो, हाइड्रोक्साइडो, सब पे माइनस है तो ओ लास्ट में आ रहा है ना। देखो सबके लास्ट में ओ आ रहा है। ठीक, वो फ्लोरो, आइडो, क्लोरो। ठीक, और देखो न्यूट्रल वाले ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, हमारे न्यूट्रल वाले मोनोडेंटेड लिगेंड। क्योंकि देखो अब लिगेंड का अगर नेम याद रहेगा तभी तुम IUPAC नेमिंग कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए लिगेंड के नेम याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। IUPAC नेमिंग तभी कर पाओगे, नहीं तो IUPAC नेमिंग कर नहीं पाओगे। देखो H2 को बोलते हैं एक्वा, NH3 को बोलते हैं एमाइन, CO को बोलते हैं कार्बोनाइल, NO को बोलते हैं नाइट्रोसाइल, और CS को बोलते हैं थायो कार्बोनाइल। ठीक है, और इसी तरीके से जिसमें पॉजिटिव चार्ज उसको बोलते हैं नाइट्रोनियम। ठीक है, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम। तो ये ऐसे दिए हैं, इसका सबका क्या होगा कि हमको नाम याद करना पड़ेगा लिगेंड्स के। ठीक, कुछ और न्यूट्रल लिगेंड है, एक दो मैं लिख दिया हूँ अपनी तरफ से। देखो यहाँ पे बोला कि PPH3 है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जो है हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। हाइड्राजीन हमारा कैसा इसकी डेंसिटी होती है, 1 होती है, याद कर लेना। लोगों को लगता है कि ये कैसा है, इसकी डेंसिटी क्या होगी, 2 होगी, लेकिन इसकी डेंसिटी 2 नहीं होती है। हाइड्राजीन हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है, याद कर लेना। हाइड्राजीन हमारा कैसा है, मोनोडेंटेड लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर ये बाइडेंटेड लिगेंड होता तो यहाँ से भी देता, यहाँ से देता, और ये 3 मेंबर्ड रिंग बन जा रहा है। 3 मेंबर्ड रिंग जो होता है अनस्टेबल होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी 3 नहीं होती है। देखो ऑक्सीजन को बोलते हैं डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन, और NH को बोलते हैं थायो नाइट्रोसाइल बोलते हैं। ठीक, ये हमारे न्यूट्रल लिगेंड थे। ये कुछ और लिगेंड का नाम मैंने लिखा है। NH2 को क्या बोलते हैं, एमाइडो बोलते हैं। NH का होल है तो डाई इमाइडो बोलेंगे। ठीक, तो ऐसे ही देखो N3 N पे होल ब्रैकेट में है। ठीक, उसे क्या बोलते हैं, ट्राई नाइट्राइडो, एजाइडो। ठीक, या नाइट्राइडो। तो ये चीज़ें याद कर लेना, याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे कौन से हो गए, न्यूट्रल लिगेंड है, पहले इसको जरूर याद कर लेना। वैसे याद तो पूरा ही करना पड़ेगा। ठीक, और ये चीज़ें याद तभी होती हैं जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक, बाइडेंटेड लिगेंड पे आते हैं। डेंसिटी इसकी कितनी होती है, 2 होती है। बाइडेंटेड मीन्स क्या, डेंसिटी इसकी 2। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है हमारा, इसको पढ़ लेना, इसको मत छोड़ना। ठीक है, इन सबका तो यूज थोड़ा सा फ्लोरोक्लोरोब्रोमो का यूज होगा तो याद आ जाएगा। ठीक है, देखो ये चीज़ें मैं एक बार बोल देता हूँ। देखो इतनी चीज़ें याद कर लेना यहाँ तक कि ये वाली। ठीक, सल्फेट का याद कर लेना, और इन दोनों का याद कर लेना, और इसका याद कर लेना। ठीक, इसका इतने का याद कर लेना। इसी तरीके से पूरे का इतना, पूरे का ही याद कर लेना यहाँ तक का। ठीक, और जो बाइडेंटेड लिगेंड है 3-4 ही इंपॉर्टेंट है, मैंने वही लिखा है जो इंपॉर्टेंट है, जो याद करना है। ठीक, जैसे बोला कि बाइडेंटेड लिगेंड जिसकी डेंसिटी 2। अब उसमें कौन कौन से लिगेंड्स होंगे, जैसे इथाइलिन डाईएमाइन, और उसका शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन भी याद करना पड़ेगा। देखो EN लिखा है, और ये कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। इथाइलिन डाईएमाइन कैसा है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। ये याद कर लेना उसके ऊपर। क्यों इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना, याद होना चाहिए, नहीं तो फिर निकाल नहीं मिलता है। इसी तरह से देखो ऑक्सीलेटो,
सी डबल बॉन्ड ओ पे माइनस है, सी डबल बॉन्ड ओ पे माइनस है, इसे बोलते हैं ऑक्सीलेटो। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लाइसिनेटो। देखो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ओ एक्स पे 2 माइनस है। ग्लाइसिनेटो का देखो रिप्रेजेंटेशन कैसा है, जी एल वाई पे -1 है। तो सबका चार्ज याद करते चलना और कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, उसको भी याद कर लेना। ऐसे है DMG डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेट, इसके ऊपर भी एक ही चार्ज है। ठीक, देखो एक चार्ज है यहाँ पे। कह रहे हैं कि पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या किससे बोलते हैं, जिसकी डेंटिसिटी क्या हो, 2 से ज़्यादा हो। यदि किसी की डेंटिसिटी 2 से ज़्यादा हो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड। जैसे डाइइन, इमिडा, ट्राइइन, NTA और EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। ठीक है, कह रहे हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल बताओ, तो हमारा क्या है, डाइइन है। देखो इथाइलिन डाइइन जो था, इथाइलिन डाइइन ये हमारा EN जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये डाइडेंटेड लिगेंड है। ये ट्राइडेंटेड लिगेंड है। ठीक, डाइइन। ठीक, ट्राइइन कैसा हो गया हमारा, टेट्राडेंटेड लिगेंड हो गया। देखो कंफ्यूज हो सकते हो, डाइइन को लगेगा कि डाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, लेकिन ये ट्राइइन होता है। ऐसे ही ट्राइइन जो है टेट्राडेंटेड लिगेंड होता है। कैसे, देखो यहाँ पे मेटल होगा, ये यहाँ पे देगा, ये इधर देगा, ये इधर देगा, ये इधर देगा। ठीक है, ऐसे ही करना है। और एक है हेक्साडेंटेड लिगेंड, ये हमारा कौन होता है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, EDTA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ये मान लो हमारा यहाँ पे मेटल होगा, तो ये यहाँ से भी लेगा, यहाँ से लेगा, मीन्स 2 लोन पेयर हैं, वो नाइट्रोजन वाले हैं। बाकी देखो ये कार्बोक्सिलेट आयन, 4 कार्बोक्सिलेट आयन है, इसको याद कर लेना। तो इसको देने के लिए 4 कार्बोक्सिलेट है और 2 हमारे नाइट्रोजन है। देखो कह रहा है कि अगर हमको किसी की डेंटिसिटी पता हो, अगर डेंटिसिटी पता हो तो हम बता सकते हैं उसमें कितना रिंग बन रहा है। जैसे देखो ये जो है मेटल है यहाँ पे, इसे बोलते हैं चीलेशन। देखो एक रिंग बन गया ना, यहाँ पे देखो एक रिंग और बन गया, 2 रिंग, तो इसे बोलते हैं चीलेशन। जो रिंग बन रहे हैं ना, ये रिंग, इसी बोलते हैं चीलेशन करना, चीलेशन। तो किसी की अगर डेंटिसिटी पता है तो कितना चीलेट रिंग बनाएगा ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बताते हैं, देखो नंबर ऑफ चीलेट रिंग जो होता है वो बराबर होता है डेंटिसिटी में से 1 घटा दो, वो आ जाएगा कितना चीलेट रिंग है या कितना लिगेंड्स है पर लिगेंड। ठीक है, डेंटिसिटी बताते हैं इसे, मतलब सॉरी हम लोग क्या बताते हैं, चीलेट रिंग बताते हैं। रिंग जो बनता है उसे बोलते हैं चीलेट रिंग। अब देखो क्वेश्चन कई बार आता है कि एम्फीडेंटेड लिगेंड किसे बोलते हैं, एम्फीडेंटेड लिगेंड। देखो एम्फीडेंटेड लिगेंड कौन से लिगेंड होते हैं, which have more than 1 डोनर साइट। ऐसे लिगेंड्स जिसके पास एक से अधिक डोनर साइट होते हैं उसे बोलते हैं एम्फीडेंटेड लिगेंड। बट ये एक टाइम पे सिर्फ इसके पास एक डोनर साइट होता है, बट ये अपने एक टाइम पे सिर्फ एक ही डोनर साइट से देंगे। जैसे देखो नाइट्रोजन है भी, नाइट्रोजन जब यन दे रहा है तो नाइट्रोजन बोल रहे हैं, सिर्फ जब ऑक्सीजन से हम लोग दे रहे हैं लोन पे तो इसे बोलते हैं नाइट्रो ओ। ये नाम याद कर लेना कि जो डोनर साइड होती है उसी का नाम हम लोग लगा देते हैं लास्ट में, ओ, नाइट्रोजन, नाइट्रो ओ। ठीक है सॉरी, देखो ऐसे ही हम लोग बोलेंगे थायोसाइनेटो यस, थायोसाइनेटो यन। यहाँ पे देने वाला कौन है, हमारा सल्फर है तो इसलिए यस बोल दिए। यहाँ पे देने वाला क्या है, यन है, इसलिए बोल दिए यन। ये एनसीईआरटी में दिया था, एनसीईआरटी का मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, बोला है कि लिगेंड्स, एग्जाम्पल ऑफ सच लिगेंड्स आर NO2 एंड SCN एंड एम्फीडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल है। पूछ लेता है एम्फीडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल कौन है। कह रहा है कि NO2 आयन कैन कोऑर्डिनेट आइदर थ्रू द नाइट्रोजन या थ्रू ऑक्सीजन के थ्रू। इसी तरह से SCN में भी ये तो सल्फर होगा या तो नाइट्रोजन होगा। ठीक, अब आ गया हमारा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। ठीक, अब कोई पूछे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं तो बोलोगे कि ऐसे लिगेंड्स जो एक से अधिक टाइप की डेंटिसिटी शो करे, कभी वो मोनोडेंटेड है, कभी बाईडेंटेड शो कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि हमारा सेंट्रल मेटल एटम कौन है। ठीक है, डेंटिसिटी चेंज होती रहती है। जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, एसीटेट, ये जो होते हैं हमारी फ्लेक्सीडेंटेड होते हैं और इसका एग्जाम्पल याद कर लेना। ठीक, देखो चिलेटिंग लिगेंड किसे बोलते हैं, जो बाईडेंटेड लिगेंड होते हैं और पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं उन्हें बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। यही चिलेट रिंग बनाते हैं। जो बाईडेंटेड लिगेंड है और पॉलीडेंटेड लिगेंड है ये क्या बनाते हैं, हमारे चिलेट रिंग, इसलिए बोलते हैं चिलेट लिगेंड। देखो
ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, एक तो हो गया क्लासिफिकेशन लिगेंड का ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, बट अब जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिगेंड्स का, वो किस बेसिस पे है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। कुछ ऐसे लिगेंड्स भी होते हैं ना, जैसे भी हम लोग पढ़े लिगेंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो बेस की तरह से काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लिगेंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन दे तो रहे हैं फिर इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं, ठीक है। जो क्लासिकल लिगेंड्स होते हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो क्लासिकल लिगेंड्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ देते हैं। मोस्ट ऑफ द लिगेंड जो होते हैं वो डोनर ही होते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। बट कुछ ऐसे भी लिगेंड्स हैं जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, सिनर्जिक लिगेंड या पाई एसिड लिगेंड। ये लिगेंड जो होते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन देते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन ले भी लेते हैं, ठीक है। कैसे? देखो लिखा है कि नॉट ओनली डोनर, ये केवल डोनर नहीं है, ये एक्सेप्टर की तरह से भी काम करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। कहाँ पे? देखो, या तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ABMO में, और ये या तो पाई बॉन्डिंग करते हैं। देखो पाई बॉन्डिंग मतलब एक तरह का बैक बॉन्डिंग होता है, जब हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा। देखो बोला कि नॉट ओनली डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम बट आल्सो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम फील्ड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम थ्रू पाई बॉन्ड या बैक बॉन्डिंग थ्रू। और कहाँ पे लेते हैं? इन देयर ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल या इन देयर वैकेंट डी ऑर्बिटल में, जिसे हम लोग बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड। देखो अब सोचो कौन अपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में मिलेगा, कौन डी मिलेगा। तो सोचो जिसके पास डी वैकेंट खाली होगा तो वहाँ पे लेगा, और जिसके पास डी नहीं है वो कहाँ पे लेगा? अपने ABMO मिलेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। जैसे हमारा CN- हो गया, CO- हो गया और NO+ हो गया, ठीक। ये सब इलेक्ट्रॉन ऐसे दे रहे होते हैं एक हाथ से और एक हाथ से इलेक्ट्रॉन ले रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन इधर दे रहे हैं और इधर से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं थ्रू बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये देखो फास्फोरस जो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, आर्सेनिक के पास भी होता है, फास्फोरस के पास, ठीक है। तो इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लेते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल में लेते हैं। बाकी जो है कहाँ पे ले रहे हैं? ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल या इसी बोलते हैं पाई स्टार, हम लोग पढ़ ही चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो अब जब इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहे होते हैं ना, तो एक बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्डिंग को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? जब ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं अपना इसको, तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं थ्रू पाई बॉन्डिंग। इस पाई बॉन्डिंग को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग या पाई एसिड ही बोल रहे हैं। देखो इसलिए इसे बोल रहे थे पाई एसिड बॉन्डिंग, पाई एसिड लिगेंड, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रहा है, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या क्या प्रभाव पड़ता है, एक चीज़ याद कर लेना। अब देखो सिनर्जिक बॉन्डिंग किसके किसके बीच में हो रहा है? सिनर्जिक बॉन्डिंग मेटल और कार्बन के बीच में हो रहा है, मेटल के बीच में और कार्बन के बीच में हो रहा है, ठीक। तो कह रहा है जब सिनर्जिक बॉन्डिंग होता है, सोचो यदि यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें आएंगी? यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पहले तो ये सिंगल बॉन्ड था ही, अब सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रहा है तो इस मेटल और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्डिंग आ जाएगा? एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। किसके बीच में? मेटल और कार्बन के बीच में। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा मीन्स क्या? बॉन्ड स्ट्रेंथ मेटल और कार्बन के बीच के इसके बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना, तो ये लिखा है बढ़ जाएगी। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, वही लिखा है बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। बट अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होता है कि अब इनके बीच में बॉन्डिंग बढ़ी है, तो कहीं पे अगर बॉन्डिंग बढ़ रहा होता है तो कहीं पे बॉन्डिंग कम हो रहा होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग देखो नया बना है और फिर बैक बॉन्डिंग उधर से भी कुछ हो रहा है, तो बॉन्डिंग अच्छी बन रही है, तो इधर से बॉन्डिंग धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस बॉन्डिंग इधर से हुआ और यहाँ पे भी बॉन्डिंग हो, अब ये वाली बॉन्डिंग थोड़ा वीक होना शुरू हो जाएगा। तो बोल रहा है कि C और O के बीच में जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ हो कम होता है। बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम हो मीन्स क्या? बॉन्ड लेंथ जो होगी वो बड़ी हो जाती है। तो जितना अच्छा यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा, इस वाले बॉन्डिंग को क्या बोल रहे थे? सिनर्जिक बॉन्डिंग। जितना अच्छा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा मीन्स इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा, बॉन्ड लेंथ कम होंगी, जबकि यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक। वही मैंने फार्मूले के रूप में रिप्रेजेंट किया है, इसको याद कर लेना, ठीक है। इसको समझाया जाता है कैसे होता है, तो इतना टाइम नहीं है कि मैं समझाऊं, बस मैंने इसको समझा दिया, देखो कैसे चीज़ें हुई हैं, ठीक।
देखो कह रहा है कि एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटल कार्बोनिल के। जितना अच्छा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा तो जो मेटल कार्बोनिल का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इसके बीच का वो उतना मजबूत होगा, उसका बॉन्ड लेंथ जो होगा कम होगा, ठीक है, उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा मेटल और कार्बोनिल का। मीन्स बॉन्ड ऑर्डर बनना मीन्स क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाना ना। और CO के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाता है, इसके बीच का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है जितना अच्छा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा। वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है। कह रहा है सिनर्जिक बॉन्डिंग किस में ज़्यादा होगा, कैसे हम लोग पता करेंगे किस में सिनर्जिक बॉन्डिंग खूब ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि निगेटिव चार्ज देखो जितना ज़्यादा होगा कहाँ पे, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर यदि निगेटिव चार्ज ज़्यादा तो उसमें एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा। मीन्स यदि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, यदि हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखो कि विच ऑफ फॉलोइंग विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड, CO बॉन्ड। अब कह रहा है कि CO बॉन्ड की बात कर रहा है, मीन्स किसका CO बॉन्ड खूब तगड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग CO बॉन्ड। मीन्स क्या, अगर स्ट्रॉन्ग CO बॉन्ड की बात कर रहा है तो सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होगा, कम होगा ना। अगर ये स्ट्रॉन्ग है मीन्स ये वीक है, ये वीक है मीन्स क्या, सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं हो रहा उतना अच्छे से। और सिनर्जिक बॉन्डिंग उतना अच्छे से कब नहीं होगा, जब पॉजिटिव चार्ज किसी के ऊपर ज़्यादा हो। जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो सिनर्जिक बॉन्डिंग कम हो जाएगा। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, देखो हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO एक न्यूट्रल लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, टोटल 0। इसी तरीके से इसका CO6 है तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, 0। ये भी तो CO ही है। अब देखो इसका भी वही है लेकिन इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है मीन्स कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। और इसके ऊपर भी इसका क्या है, इसका 0 हो जाता है लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ गया। तो सोचो यदि माइनस है तो एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा तो CO का जो बॉन्ड लेंथ हो कम हो जाएगा, सॉरी CO का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। लेकिन अगर प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज ज़्यादा तो सिनर्जिक बॉन्डिंग कम, सिनर्जिक बॉन्डिंग कम तो CO का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमारा कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला। यहाँ पे अच्छा लगा अभी पहले से। अब देखो क्या कह रहा है कि हम लोग एक सीरीज पढ़ते हैं कि कौन से, जैसे लिगेंड पढ़ रहे हैं ना तो लिगेंड के भी हम लोग स्ट्रेंथ चेक करते हैं बाय द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। एक सीरीज होती है जो हमको बताती है कि कौन सा लिगेंड ज़्यादा स्ट्रांग है। ये चीज़ याद कर लेना, ऐसे डायरेक्ट पेपर में आया कि बताओ कि लिगेंड के स्ट्रेंथ का क्रम बताओ, ठीक है। और बोल रहा है कि ये एक सीरीज होती है जो हमको बताती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक। तो इससे हमको पता चलता है कि कौन सा जो लिगेंड है ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे देखो लिखा है, ये दोनों एक ही है, NCERT से मैंने लिया है, ठीक है। बोला कैसे याद करने का तरीका वो मैं बता दूंगा, ठीक है। कैसे याद करना है, याद करने की ट्रिक है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये ठीक, बाकी तुमको याद ही करना पड़ेगा। यह एक तरीका और थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा सबसे ज़्यादा कौन होगा, कार्बन वाले, कार्बन के जो लिगेंड्स होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। फिर उसके बाद नाइट्रोजन के, ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन के। बाकी ऑक्सीजन के और हेलोजन के क्या होते हैं, वीक वाले होते हैं। देखो कार्बन के कौन कौन होता है, हमारा CO2 होता है, CN होता है, ठीक। देखो यहाँ पे लिखा है CO2 और CN। फिर उसके बाद नाइट्रोजन आता है। यहाँ पे एक तीसरे नंबर पे हमको लिखना चाहिए था यहाँ पे NO2, लेकिन ये छूट गया है तो तुम लोग लिख लेना खुद से, ठीक। यहाँ पे NO2 होगा, फिर EN होगा, फिर NH3 होगा, फिर ET होगा, फिर NCS होगा, ठीक। ऑक्सीजन में फिर हाइड्रोक्साइड, फिर C2O4, फिर H2O, फिर हेलोजन आते हैं, ठीक। देखो कैसे याद करोगे, ये पेपर में आ चुका है, ठीक। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। कैसे याद करोगे मैं बताता हूँ। आई, देखो आई फिर आई बर्बादी, ये याद करने का तरीका है। आई बर्बादी मैंने भी ऐसे ही तैयार किया था। आई बर्बादी सनी, यस CN को क्या बोलते हैं, सनी। आई बर्बादी सनी, CN से क्लास से फरार, सनी क्लास से फरार। ओ ऑक्जिलेटो, देखो ऑक्जिलेट इसे बोलते हैं ना, ऑक्जिलेटो। ओ ऑक्जिलेटो पानी, दोनों को बुला रहा है, ऑक्जिलेटो को भी बुला रहा है और पानी को। ओ ऑक्जिलेटो पानी। सुनो, यस CN को क्या बोलते हैं, सुनो। EDTA और अमोनिया, EDTA और अमोनिया आर इन कनाडा एंड
कोलंबो। ठीक है, ये एक क्रम था याद करने का, और यहाँ पे बीच में नोट टू जोड़ लेना, ये छूट गया है। ठीक है, ये ट्रिक में नहीं आ रहा था और ऐसे भी छूट भी गया था ये। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस होता है किसका, स्पेक्ट्रोकेमिकल स्टेज का, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, कि कौन सा लिगेंड ज़्यादा मजबूत है। ठीक तो ये सब पढ़ने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं तो चलो पहले क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही बचा है ये टॉपिक, इसको पढ़ करके फिर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखो और क्या बचा है, कह रहा है कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे हमारा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होता है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ने के लिए हम लोग जब रिडॉक्स पढ़ते हैं फिजिकल में तो वहाँ से आ जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता करेंगे, तो अभी बोला था कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो लिगेंड पे डिपेंड करता है। देखो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनते हैं सेंट्रल मेटल एटम के बीच में और लिगेंड के बीच में, वही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे देखो यहाँ पे कॉपर हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये लिगेंड जो है NH3 का होल 4 ये कितना इससे बॉन्डिंग बना रहा है, वही इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये टोटल कितना हो गया 4। ठीक है, अगर सोचो यही बाइडेंटल लिगेंड होता है, यहाँ पे ऐसे लिखा होता है EN का होल ट्वाइस, तो EN कैसा होता है लिगेंड, ये बाइडेंटल लिगेंड है। ठीक है, EN बाइडेंटल लिगेंड होता है और यहाँ पे 2 है तो 2 2 4, तब भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 4। ये 3 हो जाता है, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाता। तो ऐसे बताते हैं, देखो इसलिए लिखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोनोडेंटल लिगेंड। ठीक है, अगर जितने भी मोनोडेंटल, क्योंकि हो सकता हो कंपाउंड ऐसे कुछ हो। सोचो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कॉपर है यहाँ पे और यहाँ पे एक Cl है, EN का होल ट्वाइस है। ठीक, और कार्बोक्सिलेट आयन है, OX आयन हो गया। ठीक, तो सोचो 2 दूनी 4 हो गया, एक यहाँ पे Br भी है, तो मोनोडेंटल लिगेंड टोटल कितने हैं 1 2 है, तो लिखोगे कि नंबर ऑफ मोनोडेंटल लिगेंड। ठीक है, कितने हैं, अगर 2 होंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वैसे, और इनकी डेंसिटी कितनी है, देखो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 लिखोगे नंबर ऑफ मोनोडेंटल लिगेंड 2 गुणे 1, क्योंकि डेंसिटी 1 होती है इसलिए 1। इसी तरह से नंबर ऑफ बाइडेंटल लिगेंड, बाइडेंटल लिगेंड कितने हैं 2 हैं, 1 और यहाँ पे 2, तो 2 गुणे 2 कर दोगे। इसी तरह से नंबर ऑफ हेक्साडेंटेड, मतलब ऐसे ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड। ठीक, तो इस वाले फार्मूले से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। तो बोल रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ओनली डेंसिटी यूज की जाती है। ठीक है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओनली चार्ज यूज करते हैं। याद कर लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम लोग डेंसिटी यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए चार्ज यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे इसका हम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये 4 है। कैसे पता चला, क्योंकि ये मोनोडेंटल लिगेंड और यहाँ पे 4 है, तो ये 4 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बताते हैं, मैंने बताया, देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बताएंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको लिखो X। ठीक है, कैसे निकालते हैं, इधर से यहाँ पे देखते हैं, X लिखो। अब ये कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिख दो, और जितना यहाँ पे लिखा रहता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। यदि ये न्यूट्रल ना होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज होता है, जैसे ऑक्सीलेटर पे कितना चार्ज होता है 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिखता, गुणे 4 लिखता। ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए मैं 0 लिख दिया। प्लस ये सल्फेट है, सल्फेट पे कितना होता है -2 होता है, इसलिए मैंने -2 लिखा। ठीक है, और इज इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि यहाँ के ऊपर ना प्लस है ना कोई माइनस है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना देखो यहाँ पे। फिर इसको सॉल्व करने के बाद, देखो क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद इज इक्वल टू 2 आएगा। तो एक सेकंड मेथड होता है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो इस पूरे आयन को हम लोग तोड़ लेते हैं 2 पार्ट में, तो इस पे देखो +2 आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, तो ये लिखा -2, इस पे +2। ठीक, अब इसका निकालना था कॉपर का, तो कॉपर लिख दिया X, जिसे बोला था +0, और बोला था ना अब जो चार्ज होता है ऊपर इज इक्वल टू में लिख देते हैं। यहाँ पे देखो कोई चार्ज नहीं था इसके ऊपर, तो इसलिए 0 लिखे थे। यहाँ पे कितना था 2, तो इसलिए मैंने 2 लिख दिया, इज इक्वल टू 2। तो एक तरीका ये था। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको याद ही करना पड़ेगा कि यदि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, मान लो सेंट्रल मेटल एटम है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर 1 है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ठीक है, वो एलिमेंट टू एलिमेंट डिफर करता है, जैसे थोड़ा सोचना पड़ता है। यदि किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और 6 आ रहा है, सॉरी 3 और किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और 4 है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ठीक है,
यदि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो 4 और 6 हो सकता है। बट कुछ एक्सेप्शंस टाइप के हैं, जैसे जो सिल्वर प्लस Ag प्लस इसके ऊपर एक चार्ज है, इसका याद ही कर लेना, इसका कितना होगा 2 ही होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे प्लैटियम एंड प्लेटिनम जो होते हैं +2 चार्ज हैं, इनका कितना होगा 4 ऑलवेज होगा 4। जबकि Au प्लस Al3 अभी हम लोग पढ़े थे जिसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो या तो चाहे 3 हो चाहे 4 हो ऑक्सीडेशन नंबर, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। लेकिन सिल्वर के और एल्युमिनियम के +3 अगर है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा चेंज होता रहता है, 4 भी हो सकता है, कभी कभी 6 भी हो सकता है, ठीक है। नोट करने वाली बात एक और है क्या, कि एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज, 3D सीरीज में क्या मतलब 4th पीरियड के एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज मतलब 4th पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं कैन फॉर्म मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। 3D सीरीज के एलिमेंट या 4th पीरियड के एलिमेंट मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करते हैं 6 शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो हमारा ये क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो शुरू करते हैं यहाँ से क्वेश्चन करना। बोला है कि सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल यम इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बताओ यम का हमको टोटल क्या क्या बताना है, यम का हमको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग कैसे बताते थे, हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पहले कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लेते हैं। तो सोचो यहाँ पे ये कैसा है, डेंसिटी इसकी कितनी है, ये हमारा जो लिगेंड है इथाइलिन डाइअमाइन कैसा है, बाइडेंटल लिगेंड है ना, तो 2 गुणे 2 हो गया। ये कार्बोक्सिलेट आयन है C2O4, ये इसकी डेंसिटी कितनी होती है 2, तो टोटल कितनी डेंसिटी हो गई 4, 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते थे किसी मेटल का, बताया था ना, 2 तरीका होता था। पहले तरीके से करते हैं, देखो इसका निकालना है, मैं बोल देता हूँ इसका है x, ठीक, इसका कितना है x, प्लस लगा दो। इथाइलिन डाइअमाइन कैसा लिगेंड था, अभी देखे थे हम लोग, बाइडेंटल लिगेंड है और न्यूट्रल होता है, इसलिए 0 गुणे 2 कर देंगे, प्लस ये बताओ कार्बोक्सिलेट आयन, इस पे 2 चार्ज थे ना, C2O4 पे 2 चार्ज होता था, 2 कार्बोक्सिलेट था ना, ऐसे COO माइनस ऐसे था, 2 चार्ज है, तो यहाँ पे 2 हो गया, माइनस में 2, और यहाँ पे माइनस प्लस लिखो -1 आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ पे कितना आ गया 0 माइनस, तो आ गया -1 इक्वल टू 0 कर दो, इक्वल टू 0 करना था, ठीक है। यहाँ पे x लिख दूँ x प्लस, ठीक, x प्लस, देखो x प्लस 0 -2 -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया +3, इसको ऐड कर लो उधर भेज दो, तो यहाँ पे 3 लिख दो, तो 6 3 कितने हो गए 6 3 9, तो हमारा आंसर कौन सा डी हो गया। ऐसे ही करना होता है, ठीक है ना, ऐसे ही करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। बोला सिलिकॉन एक्सिबिट 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इन इट्स कंपाउंड, कह रहा है हमको ट्रू बताना है। बोला कि हमारा जो सिलिकॉन है ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है इसके कंपाउंड में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बॉन्ड एनर्जी जो होती है फ्लोरीन की इज लेस देन Cl2, तो बॉन्ड एनर्जी आप F2 जो होती है लेस देन Cl2 होती है। एक चीज़ याद कर लेना, बॉन्ड एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी Cl2 का होता है, फिर Br2 का होता है, फिर F2 का होता है, फिर I2 का होता है। थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप का है, ये याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे डायरेक्ट पूछा गया है, तो इसको याद ही कर लेना, ठीक। तो हमारा जो आंसर होगा ये बी सही होगा। ये वाला देखो सिलिकॉन एक्सिबिट करता है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, चूँकि सिलिकॉन जो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका बढ़ जाता है और ये 6 होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। कह रहा है Mn+3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वा सोल्यूशन। गलत बात, ये ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि 3D5 स्टेट में है, जबकि ये किस में है 3D4, तो स्टेबल कौन होगा हमारा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। कह रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ F15 ग्रुप शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। गलत है, ये -3 से लेकर के +5 तक शो करते हैं, मीन्स -3 भी शो करते हैं, ठीक है, से लेकर के +5 तक शो करते हैं, तो ये गलत हो गया, ठीक है।
तो हमारा 20 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर का, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकिल इन NiC2O4 पे होल थ्राइस और दो कोऑर्डिनेशन। अब ये बताओ कैसे हम लोग बताते थे कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बताओ कि हमारा जो ये कार्बोक्सिलेट आयन है कैसा बाइडेंटल लिगेंड है ना, तो 2 गुणे 3 है यहाँ पे, ये हो गया 6, तो हमारा 20 ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो बोले हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K3Cr2O4 पे होल थ्राइस। अब बताओ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पहले पूछा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा अभी हम लोग बताएं। देखो ये बाइडेंटल लिगेंड है, तो 2 गुणे 3 मीन्स 6 हो जाएगा, तो हमारा इसी से सही हो जा रहा है। लेकिन हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक कर लेते हैं। अब सोचो ये हमारा पोटेशियम है, ये किस ग्रुप का है, फर्स्ट ए ग्रुप का है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 1 होता है। सेकंड ए वाले का +2 होता है, तो देखो +1 गुणे 3 हो गया। जिसका निकालना है उसको x लिखेंगे प्लस, देखो कार्बोक्सिलेट आयन कैसा होता है, -2 चार्ज वाला होता है, 2 गुणे 3 = 0, तो ये +3 आ गया प्लस x -6 आ गया =0, तो x कितना आ गया +3, तो देखो ऑक्सीडेशन भी आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी बाइडेंटेड, बताना है इसमें कौन सा हमारा लिगेंड है जो बाइडेंटेड होता है। ये बताओ कैसा है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये भी हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो बाइडेंटेड लिगेंड कौन सा, ये वाला है। ठीक, इसलिए चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। देखो क्वेश्चन आ गया ना कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ऑफ द फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जब तुम इस स्पेक्ट्रल सीरीज को याद किए रहोगे तभी कर पाओगे। ठीक है ना, इस वाले को, और इसको याद करने का मैंने ट्रिक बता दिया है, इसको याद किए रहोगे तभी कर पाओगे। देखो इतना याद कर लो कि सबसे ज़्यादा पहले तो किसका होता है, COCN में। ठीक है, इधर सबसे ज़्यादा CO का होता है और फिर CN का, तो हमारे 2 ऑप्शन ही वाले। अब देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, अब हम कन्फ्यूज किस में होंगे, इस वाले में। ठीक है, इस वाले में, तो आई बर्बादी सनी क्लास से फरार। देखो यहाँ पे था क्या, ट्रिक कैसे था याद करने का, आई बर्बादी सनी SCN। ठीक है, यहाँ पे SCN एक है NCS, आई बर्बादी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फ्लोरीन है, तो देखो SCN है कि क्या है, ये हमारा SCN है। SCN का सबसे कम होता है ना फ्लोरीन से, तो हमारा ये कौन सा सही हो जाएगा, इस वाले का। हाँ, तो इस वाले का B सही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कई लगा दिया है, तो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ इनमें, इसका मैं सही आंसर लिख दूँ सही से। देखो इस वाले का हमारा कौन सा सही है, D। ठीक, और इस वाले में देखो इस SCN से हमारा फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, वहाँ पे देखिए हो, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये वाला। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है कि आयरन कार्बोनाइल FeCO का होल 5 इज, ये क्या है, टेट्रा न्यूक्लियर है, मोनो न्यूक्लियर है, ट्राई न्यूक्लियर है कि डाई न्यूक्लियर है। अब सोचो कि न्यूक्लियर क्या होता है, तो इसको याद कर लो कि न्यूक्लियर क्या होते हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेटल एटम, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ मेटल एटम कितने हैं, मीन्स इसके नंबर, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ मेटल एटम प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लेक्स, उसको हम लोग बोलते हैं मोनो न्यूक्लियर, डाई न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर। देखो टेट्रा न्यूक्लियर, जैसे यहाँ पे देखो कितना है आयरन है, मेटल आयन के एटम कितना है, एक ही है, तो इसे बोलते हैं मोनो न्यूक्लियर। यहाँ पे 2 इसे बोलते हैं डाई न्यूक्लियर, यहाँ पे 3 इसे बोलते हैं ट्राई न्यूक्लियर। ठीक है, ऐसे करना था। देखो यहाँ पे बोला है फार्मूलेशन ऑफ मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज, यहाँ पे बोला कि फार्मूलेशन ऑफ कंपाउंड इज शॉर्ट एंड टूल यूज टू। देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, खुद एनसीईआरटी खोज करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बोला कि मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज कंटेन सिंगल सेंट्रल मेटल एटम, तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे बताओ, एक ही तो है, इसलिए इसे बोल देंगे मोनो न्यूक्लियर। 8वें नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे मैं आंसर थोड़ा ढंग से लिख दूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड किसका होगा, लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड मीन्स क्या, कि जिसका प्लस पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसके ऊपर लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड होगा। और वो कौन होगा, सोचो ये न्यूट्रल लिगेंड है तो मीन्स इसके ऊपर -2 आ गया, ये भी हमारा न्यूट्रल लिगेंड है तो इसके ऊपर +1 आ गया, ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया और इसका -1 हो गया। तो जिसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज
उसका CO बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा, और जो सिनर्जिक बॉन्डिंग था उतना ही कम। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? देखो 2016 में आया था ये वाला क्वेश्चन, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखो अगर मैं समझा दूँ कहाँ से क्वेश्चन किया हूँ, इस वाले कॉन्सेप्ट से। ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हम लोग जो पढ़े हैं ये, कि पॉजिटिव चार्ज अगर क्या रहे हमारा, जितना ज़्यादा, एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग उतना कम, तो जो CO बॉन्ड लेंथ है उतना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, CO का बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या था। लॉन्गेस्ट बॉन्ड पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट बॉन्ड पूछ रहा है। ठीक है, किसमें लॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा? सोचो, लॉन्गेस्ट बॉन्ड मतलब क्या, कि सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा होना चाहिए। लॉन्गेस्ट बॉन्ड मतलब क्या? सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा। यहाँ पे है CO मीन्स, देखो लॉन्गेस्ट बॉन्ड बोला है, लॉन्गेस्ट बॉन्ड कब होगा? लॉन्गेस्ट बॉन्ड तभी होगा ना जब सिनर्जिक बॉन्डिंग खूब अच्छा हो, और सिनर्जिक बॉन्डिंग खूब अच्छा कब होगा? जब निगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं किसके ऊपर निगेटिव चार्ज कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसके ऊपर कितना है? माइनस, इसके ऊपर -2 आएगा, इसका प्लस आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग, उतना ज़्यादा CO बॉन्ड का लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना कम। ठीक है, कॉन्सेप्ट उसको याद कर लेना। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, जो मैं वहाँ पे लिखा था वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा एक बार मैं बता देता हूँ। देखो पूछा कि स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड मीन्स क्या? इसका उल्टा बोला है, किसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। इसका देखो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे 0, तो हमारा A सही हो जाएगा। तो ये आंसर इसका कौन सा होगा? A नंबर का। ये क्वेश्चन देखो 2021 में आया था। ठीक, इस साल में सिलेक्ट भी नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था पेपर में। और देखो पेपर का तुम लोग भी एक कोशिश करना कि एक जाके एक बढ़िया हॉल में देना, मतलब क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना तुम लोग, खुद घर पे बैठ के ना करना। और हमारा फीलिंग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही करता है, क्योंकि जो पेपर का जो एक, जब हम लोग पेपर दे रहे होते हैं वहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होता है ना एग्जाम हॉल में, तो उस प्रेशर को तुम लोग को खुद झेलना पड़ेगा। रूम पे हम लोग को नहीं झेल पाते, और मैं वही गलती की थी। मैं 2021 में कहीं तैयारी नहीं किया था। तो ठीक, तो मैं जब देने गया पेपर देने, तो जो प्रेशर बनता है ना दिमाग में एग्जाम हॉल का, वो इतना ज़्यादा बना कि मैं फिजिक्स कर ही नहीं पाया, और फिजिक्स कर नहीं पाया तो फिर सेलेक्ट नहीं हो पाया था। बाकी चीज़ें मेरी केमिस्ट्री काफ़ी ठीक हुई थी। बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा नंबर पाया था, 345 पाया था, जबकि 2022 वाले में उसमें कम पा गया। उसमें भी मैंने कुछ गलतियाँ की, ठीक, इस वजह से कम हुआ। ठीक है, तो बताऊंगा कभी, मैं बता दूंगा क्या क्या गलतियाँ, ठीक, एक वीडियो में मैं कभी फिर से बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें तुम लोग खुद देखते रहना, क्या कैसे क्या करना है। तो तुम लोग ये गलती मत करना। ठीक है, रूम पे प्रैक्टिस करो, जाओ ही मत टेस्ट देने, ये सब गलती मत करना। एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है ना उसको झेलना जरूरी होता है। जब तक तुमको कितना भी आता रहे, अगर तुम एग्जाम हॉल का प्रेशर झेल नहीं पाए ना तो फिर तुम गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन बोला है कि इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन है। ये कैसा है? एक हेक्साडेंटल लिगेंड है, हम लोग पढ़े ही हैं। ठीक, जिसमें 4 ऑक्सीजन होते हैं एंड 2 नाइट्रोजन डोनर होते हैं। ये तो बोला यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, ये गलत है ना। तो हमारा ये वाला सही होगा, और हम लोग दिखा देते हैं, एक बार देख लो यहाँ पे। हमारा ये DTA एक हेक्साडेंटल लिगेंड है जिसमें 2 नाइट्रोजन डोनर होते हैं और 4 ऑक्सीजन डोनर होते हैं। ठीक, अब देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है 11 नंबर का। बोला है कि ये क्वेश्चन कब आया है? देखो 2023 में आया है, NCERT से ही था। बोला है कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज, इसमें से कौन सा है जो एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है? अब सोचो, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसे बोलेंगे? होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक मतलब क्या? सेम टाइप के लिगेंड्स हो, कोई कॉम्प्लेक्स हो, उस कॉम्प्लेक्स में सेम टाइप का लिगेंड है, उसे बोलते हैं होमोलेप्टिक। जैसे देखो NH3, यहाँ पे जितने भी लिगेंड है सब अमोनिया ही है। ठीक है, जबकि इसमें देखो अमोनिया भी और Cl2 भी, इसे बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक। ठीक है, और ये सेम टाइप के उनसे बोलते हैं होमोलेप्टिक। ठीक, तो हमारा कौन सा इसमें सही होगा? सोचो, यहाँ पे लिखा है डाई अमाइनो क्लोराइडो, यहाँ मीन्स 2 टाइप के लिगेंड आ गए, तो हमारा ये नहीं होगा। ऐसे बोला पेंटा अमाइनो कार्बोनेटो, तो यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड फिर से आ गए, अमाइनो भी कार्बोनेटो भी है। इसी तरह बोला कि ट्राई एमाइन फिर ट्राई एक्वा, मीन्स यहाँ पे अमोनिया भी और पानी भी, भी नहीं होगा। यहाँ पे बोला पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो, मीन्स यहाँ पे सिर्फ ऑक्जिलेट है, मीन्स सेम टाइप के ही लिगेंड्स हैं सब।
तो हमारा आंसर जो हो जाएगा कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, फोर्थ वाला। तो यहाँ तक हम लोग कर लेते हैं, फिर इसके आगे मैं शुरू करूँगा। देखो यहाँ से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं, और इसी में मैं फिर कवर करूँगा IUPAC। तो चीज़ें धीरे धीरे हो जाएंगी, 4-5 वीडियो मोस्टली बनेगा, 5 या 6, ठीक है। तो हमारा पूरा कवर हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 50 मिनट का ही हुआ है, ठीक। तो मैं सोच रहा हूँ कि छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके कवर कराता रहूँ। ऑर्गेनिक भी तो अब शुरू हो गया थोड़ा बहुत, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको मैं पहले करा रहा हूँ, ठीक है। और इसके जो PDF होते हैं सब टेलीग्राम चैनल पे जाता है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लो, वहीं पे मैं PDF भेजता हूँ। और तुम व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मेरे बैचमेट्स भी हैं कुछ लोग। तुमको कोई भी प्रॉब्लम हो नीट से रिलेटेड, लो फील कर रहे हो, तो वहाँ पे आके कमेंट करो, प्रॉब्लम बताओ, ठीक है, वहाँ पे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।